सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में रिवीजन की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार कोरोना समय में स्वागत है। कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र विषय की मैं शुरुआत करूँ उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार कि जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ, किस्मत नहीं छोड़ती कभी उनका हाथ। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट माता सरस्वती को याद कर लेते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद लेसन 7वां जिसका पुनरावर्तन हमने चालू किया था, जिसका नाम है भारतीय अर्थतंत्र। भारतीय अर्थतंत्र के अंतर्गत हमने प्राचीन भारत, स्वतंत्रता के पूर्व भारत की स्थिति के बारे में हम देखने का प्रयत्न कर रहे और उसके अंतर्गत हमने स्वतंत्रता पूर्व के भारत के अंतर्गत रेलवे, सड़क, बैंक, सामाजिक ढांचा, कृषि, महसूल की दर, कर की ऊंची दरें और चुंगी की विभिन्न दरें जैसे मुद्दों को हमने अगले वीडियो के अंतर्गत देख लिया है। अब आगे का जो मुद्दा है वो मुद्दा है औद्योगिक नीति। मैं पेज नंबर 79 पेज पर आप लोगों को बता रहा हूँ। तो औद्योगिक नीति के अंतर्गत आपको जो 4 मुद्दे बनाने, उसमें पहला कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1750 से लेकर 1830। पहला मुद्दा कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो कि 1750 से लेकर 1830 के द्वारा। दूसरा मुद्दा, उस समय काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सत्ता स्थापित करने की शुरुआत कर दी थी, जबकि 1858 तक देश का अधिकांश हिस्सा अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत आ गया। मतलब पहला मुद्दा औद्योगिक क्रांति कब हुई और दूसरा मुद्दा ब्रिटिश शासन में संपूर्ण भारत का हिस्सा कब आया, तो 1858 तक। उसकी असर क्या हुई, तीसरा मुद्दा, कि जिसके कारण ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आने वाले भारतीय क्षेत्रों में ब्रिटेन की उत्पादित वस्तुओं को अधिक से अधिक बेचने की नीति अपनाई गई। मतलब तीसरा मुद्दा ये हुआ कि भाई ब्रिटेन ने जो प्रांत या प्रदेश उनके हिस्से में आ गया था उसमें कौन सी नीति अपनाई कि भाई जो प्रदेश अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत था वो प्रदेश के अंतर्गत केवल और केवल अंग्रेजों की ही वस्तु या तो ब्रिटेन की ही वस्तु को अधिक से अधिक बेचा जाए, जिससे भारतीय उद्योग साहसिक और निरुत्साही बने और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने की जो बजाय पीछे हो गए। मतलब उसकी असर क्या हुई कि भारत के उद्योगपतियों की, भारत के साहसिकों की जो स्थिति है वो कमज़ोर हो गई और जिसके कारण दूसरी असर ये हुई कि भारतीय उद्योग टूट गए और उसकी वजह से श्रमिकों की बेकारी बढ़ी और फिर खेती की तरफ मुड़े और खेती में श्रमिकों का बोझ बढ़ गया। 4 मुद्दे बनाने, एक औद्योगिक क्रांति कब हुई, दूसरा संपूर्ण भारत पर शासन कब लागू हुआ, तीसरा कौन सी नीति अपनाई और चौथा उनकी भारतीय उद्योगों पर या साहसिकों पर क्या असर हुई। इसी क्रम में 10वां मुद्दा है आर्थिक शोषण। तो ब्रिटिश अर्थतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार इस प्रकार की व्यूह रचना अपनाई कि जिससे केवल और केवल
ब्रिटिश अर्थतंत्र को ही लाभ हो, मतलब वाक्य प्रयोग कि ब्रिटिश अर्थतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी ने और ब्रिटिश सरकार ने इस प्रकार की व्यूहरचना अपनाई कि जिसका लाभ केवल और केवल ब्रिटिश अर्थतंत्र को ही प्राप्त हुआ। नंबर नेक्स्ट, उन्होंने ऐसी विशेष व्यापार नीति अपनाई कि जिसके द्वारा भारतीय साधनों का अधिकतम उपयोग हो और ब्रिटेन के उद्योगों का विकास हो। मतलब दूसरा मुद्दा उसने क्या किया, या तो क्या नीति अपनाई कि भाई भारत के साधन, मतलब जो साधनों का उपयोग उत्पादन में होगा वो भारत का होगा, लेकिन उसका जो लाभ है वो ब्रिटिश उद्योगों को ही प्राप्त होगा। ऐसी नीति उन्होंने अपनाई। इसके उपरांत उनकी कृषि नीति और औद्योगिक नीति में भी ब्रिटेन के विकास को ही अधिक प्रोत्साहन दिया गया, और जिसमें भारत के कारण ब्रिटिश उद्योगों को आवश्यक कच्चा माल मिलता रहे। इस उद्देश्य से भारतीय कृषि का व्यापारीकरण किया। क्या कदम उठाए उसने कि भारत की कृषि का व्यापारीकरण कर दिया, और ब्रिटिश अर्थतंत्र के अनुकूल जो वस्तु और सेवाएं मिलती रहे, इस प्रकार की वस्तु उत्पादन करने वाले किसानों को ही ध्यान में रखा। इस प्रकार आर्थिक शोषण उन्होंने किया। 4 मुद्दे हो गए, एक वाक्य प्रयोग, दूसरा व्यापार नीति, तीसरा असर, और चौथा उसका कदम। आगे का जो मुद्दा है वो है हस्तकला कारीगरों का शोषण। तो उसमें 2 या 3 मुद्दे बनेंगे कि भाई विभिन्न हस्तकला वस्तुओं का विक्रय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी अधिक आय प्राप्त करने की इच्छा रखती थी, और जिसके उससे आंतरिक व्यापार में एकाधिकार का लाभ लेकर हस्तकला के कारीगरों के पास से बाजार की तुलना में 50 से 40% कम कीमत पर वस्तु खरीदती थी। मतलब पहला वाक्य प्रयोग कि भाई हस्तकला कारीगरों का भी अंग्रेज शासन के दौरान शोषण हुआ, और वो लोग 15 से 40% कम कीमत देकर वस्तुओं को भारत के बाजार से खरीदते थे। आगे, अगर कारीगर अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए ना कहता था या कीमत से आनाकानी करता था, तो उनको शारीरिक शोषण का भी भोग कहीं न कहीं बनना पड़ता था। इस प्रकार से 3 मुद्दे आप लोगों को इसके अंतर्गत बनाने रहेंगे। और इसी क्रम में चौथा जो मुद्दा है वो पूंजी निवेश का प्रवाह है। तो उसमें भी 4 एक मुद्दे कि ब्रिटिश शासनकाल के द्वारा भारत और ब्रिटेन की जिस पूंजी का निवेश किया गया उसकी दिशा ब्रिटेन की ओर ही रही, मतलब भारत विरोधी। मतलब भारत में पूंजी निवेश ढेर सारा किया गया, लेकिन उसका लाभ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से केवल ब्रिटेन को ही प्राप्त हो रहा था। एक वाक्य प्रयोग हुआ। दूसरा अर्थात क्या सर, तो कि इस पूंजी निवेश से भारत पर अंग्रेजों का साम्राज्य कायम रहे और ब्रिटिश अर्थतंत्र को उसका पूरा लाभ प्राप्त हो, इस प्रकार का आयोजन उसने किया। मतलब 2 मुद्दे, एक वाक्य प्रयोग और क्या आयोजन। तीसरा उसका उदाहरण, जैसे कि भारत में सड़क, रेलवे पर बड़ा पूंजी निवेश किया गया, लेकिन इस पूंजी निवेश के पीछे का मुख्य जो उद्देश्य था वो ब्रिटेन के कच्चे माल को आयात को बढ़ावा देना, मतलब अधिक मात्रा में वो अपना सामान आयात और निर्यात कर सके, इसलिए रोड और रेलवे का विकास उन्होंने किया था। भारत में तैयार वस्तुओं के निर्यात को और लश्करी आवागमन को अनुकूलता हो, इस प्रकार सड़कें और रेल मार्ग को उसने तैयार किया। रेलवे के लिए अच्छे विशेषज्ञ और अधिकारियों को तो ब्रिटेन से ऊंची दर पर भारत में लाया गया। ब्रिटिश शासन द्वारा शिक्षा के पीछे भी पूंजी निवेश का उद्देश्य, मतलब भारत में शिक्षा की भी शुरुआत अंग्रेजों ने की, और उसका उद्देश्य भारत के अंतर्गत उनको अंग्रेजी पढ़ने लिखने वाले कुछ लोगों की ज़रूरत थी, अपनी भाषा में क्लर्क की ज़रूरत थी। तो क्लर्क का निर्माण करने वाली अंग्रेजी नीति को उन्होंने पूंजी निवेश के तौर पर अपनाया। इस प्रकार तमाम पूंजी निवेश खर्च को ऊंची ब्याज की दर पर इंग्लैंड से पूंजी लाकर उसका समग्र बोझ भारत पर लादा गया। इस प्रकार 4 मुद्दे आपको इसके अंतर्गत लिखने हैं। आज हमने 4 मुद्दे पढ़े, एक औद्योगिक नीति, दूसरा आर्थिक शोषण, तीसरा हस्तकला कारीगरों का शोषण, और चौथा पूंजी निवेश का प्रवाह। इन 4 मुद्दों के साथ इसका रिवीजन पूरा होता है। अब तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिवीजन के वीडियो में भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो संपर्क फ़ोन के द्वारा करके
आप जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।